बच्चों लिक्विडिटी रेशियोज जिनको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है, इसके अंदर दो रेशियोज आते हैं। पहला होता है करंट रेशियो, दूसरा होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। आइडियली ये रेशियो 2:1 होना चाहिए। कम होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर द बिजनेस, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कैपेबल नहीं है इसका मतलब। और बहुत हाई होना ये शो करता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फंड जो हैं वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहे, यानी वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। क्विक रेशियो जिसको लिक्विड रेशियो या एसेट टच रेशियो भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियली ये रेशियो 1:1 होना चाहिए। लो होना अच्छा नहीं है और ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा होना इज ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है। करंट एसेट से क्विक एसेट पे आना हो तो आपको करंट एसेट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स तीनों को माइनस करना होता है। और वापस अगर क्विक एसेट से करंट एसेट पे आना है तो क्विक एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स प्लस करने होते हैं। याद रखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स ना भी दे रखे होंगे तो करंट एसेट और क्विक एसेट का मेन डिफरेंस जो है वो हमेशा इन्वेंट्रीज तो जरूर ही होगा। तो इसलिए कभी कभार हम ये फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इक्वल टू इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री कौन सी वाली बच्चों? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो करंट रेशियो CA/CL, क्विक रेशियो QA/CL। आइडियल करंट रेशियो 2:1, आइडियल क्विक रेशियो 1:1। करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहलाता है, क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो और एसेट टच रेशियो भी कहलाता है, और क्विक एसेट को लिक्विड एसेट भी कहते हैं। बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो जिनको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है, इसके अंदर 4 रेशियोज आते हैं। पहला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड। दूसरा होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, और कभी कभार इसको इंटू 100 भी कर दिया जाता है, यानी परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, नहीं तो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट ही रहेगा। और लास्ट रेशियो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये वाला जो रेशियो होता है वो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, बाकी सारे रेशियो प्योर रेशियो होते हैं। ठीक है बच्चों। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर 4 रेशियोज आते हैं: डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और आपका लास्ट वाला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो में नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट अपॉन शेयर होल्डर नॉन करंट लायबिलिटी रखा जाता है। प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर फंड, जिसको इक्विटी भी कहा जाता है, अपॉन टोटल एसेट रखा जाता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स लिया जाता है। लास्ट वाला रेशियो टाइम्स में आता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये चारों ही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियोज के पार्ट होते हैं, या सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर ये 4 रेशियोज कवर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज, इसके अंदर आपके 4 रेशियोज आते हैं। पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और चौथा होता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं इन्हें टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है RFO या फिर CORFO, अगर RFO अवेलेबल नहीं है तो, अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये सारे रेशियो टाइम्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला CORFO, जिसे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सिंपली COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए आपको क्रेडिट RFO यानी नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं, ध्यान रखिएगा। और नेट क्रेडिट परचेज का मतलब परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है। और एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब आपका ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2, और ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान से ही फॉर्मूले होते हैं, आप करते जाइए, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो कि परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, इसके अंदर ओवरऑल 5 रेशियोज आते हैं। पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा होता है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो और पांचवा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट
कभी कभी इसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर टैक्स दे रखा है तो माइनस कर दीजिएगा, नहीं तो सिंपल नेट प्रॉफिट लीजिएगा अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। लास्ट वाला जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है, उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये जो शुरू के 4 रेशियोज होते हैं ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल पे निकाले जाते हैं, मगर जो 5वां रेशियो है ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, आपको मैंने बता रखा है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, मैंने आपको बता रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, आपको मैंने बता रखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आता है, आपको मैंने बता रखा है नेट प्रॉफिट कैसे आता है, आपको मैंने बता रखा है NPBIT कैसे आता है, आपको मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के ही फॉर्मूले बता रखे हैं। मैंने सारे फॉर्मूले आप लोगों को बता रखे हैं, आप मेरे पोस्ट को देख सकते हैं, मैंने सब चीज़ों के बारे में डिटेल में ढंग से बताया हुआ है आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर GP रेशियो, NP रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आते हैं। ये सारे के सारे जो है वो कहते परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपका करंट रेशियो मोर देन 1 है, फॉर एग्जांपल 2:1, तो अगर दोनों करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से बढ़ते या सेम अमाउंट से कम होते हैं तो करंट रेशियो अपोजिटली रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि दोनों के सेम अमाउंट के बढ़ने से रेशियो कम हो जाएगा, दोनों के सेम अमाउंट के कम होने से रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कब होगा ऐसा, जब रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 है और दोनों करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से बढ़ेंगे या सेम अमाउंट से कम होंगे, तो रेशियो हमेशा अपोजिटली रिएक्ट करेगा। जैसे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट से रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, कैश पेड टू क्रेडिटर से रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इवन रिडम्पशन और डिबेंचर से भी रेशियो डिक्रीज होता है, क्योंकि डिबेंचर जब रिडीम किए जाते हैं तो उस साल वो करंट लायबिलिटीज होते हैं, दैट्स वाई रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड से भी रेशियो इंक्रीज होगा, बिकॉज जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डिविडेंड होता है वो करंट लायबिलिटी होता है, और जब दोनों कम होंगे तो रेशियो बढ़ेगा। परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट से रेशियो आपका डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं और रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 होता है, ठीक है, यानी 2:1 या 1.5:1, तो दोनों के बढ़ने से रेशियो कम हो जाएगा, दोनों के कम होने से रेशियो जो है बढ़ जाएगा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बढ़ने और कम होने से करंट रेशियो का। क्लियर बच्चों, मेरे ख्याल से मैं अपनी बात को काफ़ी अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बच्चों, अगर आपका रेशियो ऑलरेडी लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल 0.8:1 या 0.7:1, करंट रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, तो दोनों के बढ़ने से रेशियो बढ़ेगा, दोनों के कम होने से रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यानी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट करने से रेशियो बढ़ेगा और कैश पेड टू क्रेडिटर से रेशियो कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपका करंट रेशियो लेस देन 1 है, यानी 0.8:1 या 0.7:1 या 0.5:1, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अगर दोनों सेम अमाउंट से बढ़ते हैं तो करंट रेशियो भी बढ़ेगा। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों अगर सेम अमाउंट से कम होते हैं तो करंट रेशियो भी कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि जब रेशियो मोर देन 1 होता है, जब रेशियो इक्वल टू 1 होता है और जब रेशियो लेस देन 1 होता है, तो तीनों ही सिचुएशन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के सेम अमाउंट से बढ़ने से और सेम अमाउंट से कम होने से रेशियो पे क्या फर्क पड़ा करता है। मेरे पिछले पोस्ट देख लीजिएगा, वहाँ मैंने मोर देन 1 और इक्वल टू 1 वाले केसेस भी समझाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगर रेशियो चाहे मोर देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो, चाहे लेस देन 1 हो, मैं यहाँ पे फिलहाल करंट रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ। सिर्फ करंट एसेट के बढ़ने से रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो ऑलरेडी मोर देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो, चाहे लेस देन 1 हो। और सिर्फ करंट एसेट कम होगा तो रेशियो कम होगा ही होगा, चाहे वो ऑलरेडी मोर देन 1 हो, चाहे लेस देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो। लेकिन करंट लायबिलिटी के केस में ये उल्टा होता है, रेशियो चाहे मोर देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो, चाहे लेस देन 1, अगर करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी तो रेशियो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है बच्चों, और करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो रेशियो कम होना ही होना है इन ऑल द केसेस, चाहे वो मोर देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो, चाहे लेस देन 1। तो सिर्फ करंट एसेट से रेशियो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो मोर देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो, चाहे लेस देन 1, और सिर्फ करंट लायबिलिटी से वो अपोजिटली रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो मोर देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो, चाहे लेस देन 1 हो। बात समझ में आ गई? ओनली करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज, द रेशियो विल इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली। ठीक है बच्चों, मतलब अकॉर्डिंगली, डायरेक्टली यानी। बट करंट लायबिलिटी से अपोजिट है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो रेशियो कम होगी तो रेशियो ज़्यादा। क्लियर बच्चों? अगर अपनी फिक्स्ड एसेट को चाहे प्रॉफिट पे बेचें, चाहे लॉस से बेचें, चाहे एट कॉस्ट ही क्यों ना बेच दें, ठीक है, आपका करंट रेशियो पक्का इंक्रीज होगा ही होगा। कोई भी फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, आपने प्रॉफिट पे बेचा या लॉस पे बेचा या एट कॉस्ट बेच दिया, यानी 20,000 के फर्नीचर को चाहे आपने 20,000 का ही बेचा, चाहे 22 का बेचा, चाहे 18 का बेचा हो, तीनों ही केसेस में आपका करंट रेशियो इंक्रीज होगा ही होगा। इसका एक सिंपल रीजन ये है बच्चों कि जो गया वो फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट नहीं है, मगर जो आया
वो आपका करंट एसेट है। कैश या बैंक या डेटर्स भी अगर आए अपने उधार बेचा है तो तीनों ही करंट एसेट्स हैं। दैट्स वाई एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिर्फ करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, और जब सिर्फ करंट एसेट इंक्रीज होती है तो रेशियो इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों मैं बात कर रहा हूँ क्विक रेशियो की। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश या पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन एडवांस या जिसे हम प्रीपेड इंश्योरेंस कहते हैं, दोनों ही केस में आपका क्विक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री इज नॉट अ क्विक एसेट, बट जो कैश गया वो तो क्विक एसेट है। दैट्स वाई आपका एज ए रिजल्ट ऑफ दैट केवल क्विक एसेट कम हो गई तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट से भी आपका जो है क्विक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो आया वो क्विक एसेट नहीं है मगर करंट लायबिलिटी बढ़ गई, और सिर्फ करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो रेशियो आपका डिक्रीज हो जाता है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस से भी, प्रीपेड इंश्योरेंस से भी आपका क्विक रेशियो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज प्रीपेड इंश्योरेंस इज नॉट अ क्विक एसेट, मगर जो कैश पे किया वो एक क्विक एसेट है, जिसकी वजह से आपका क्विक रेशियो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुई बात बच्चों? ऐसे ही सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश से क्विक रेशियो पक्का इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो गया वो क्विक एसेट नहीं है मगर जो आया वो क्विक एसेट है, चाहे आपने गुड्स को प्रॉफिट में बेचा हो, चाहे लॉस से बेचा हो, चाहे एट कॉस्ट ही क्यों ना बेच दिया हो। ध्यान रखिएगा क्विक रेशियो इंक्रीज होगा। बच्चों परचेज और लूज टूल से आपका जो करंट रेशियो है वो कम हो जाता है, याद रखिएगा, बिकॉज लूज टूल्स को करंट एसेट नहीं माना जाता मगर कैश तो चला गया, जिसकी वजह से आपका क्विक करंट रेशियो डिक्रीज हो गया। एंड इवन क्विक रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा अगर आप लूज टूल परचेज कर रहे हैं फॉर कैश। अगर आप इसे क्रेडिट परचेज करेंगे तो भी आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज लूज टूल्स ना ही करंट एसेट है ना ही क्विक एसेट है। मगर कैश खरीदने से कैश कम हो गया, ठीक है, कैश करंट एसेट भी है, कैश क्विक एसेट भी है, इसलिए उसको आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों कम हो गया। और उधार खरीदने से आपका करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा और करंट एसेट या क्विक एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही केस में आपका क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, परचेज ऑफ लूज टूल्स आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, दोनों ही केस में करंट रेशियो भी और एज वेल एज क्विक रेशियो भी दोनों ही कम हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत काम की बात है ये। बच्चों आप करंट लायबिलिटीज इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला होता है टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, पांचवा फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट रेशियो, छठा फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक रेशियो। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो करंट लायबिलिटीज होते हैं ये एक लास्ट हेडिंग है ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और इसके अंदर चार सब हेड्स आते हैं जिन्हें हम एसटॉस के नाम से जानते हैं। एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी फॉर ट्रेड पेबल्स, ओ फॉर अदर करंट लायबिलिटीज एंड एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है बच्चों, तो करंट लायबिलिटीज के फॉर्मूले दोबारा सुन लीजिए। टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट रेशियो, क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक रेशियो। ठीक है बच्चों, और उसके चार सब हेड्स हैं एस्टॉस, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर? नॉन करंट लायबिलिटीज अगर आपको निकालनी है बच्चों तो टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड को माइनस कर दीजिए, या टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और या तो आप डेट इक्विटी रेशियो को शेयर होल्डर फंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, टोटल एसेट को टोटल एसेट टू डेट रेशियो से डिवाइड कर दीजिए तो भी आ जाएगा। ठीक है, मैं पांचों दोबारा बोल देता हूँ। टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी हटाइए, कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड हटाइए, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड दोनों को हटा दीजिए, डेट इक्विटी रेशियो को शेयर होल्डर फंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टोटल एसेट को टोटल एसेट टू डेट रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटी जो होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का तीसरा हेड वो होता है, हेडिंग होती है, जिसके अंदर आपके चार सब हेड्स आते हैं जिन्हें हम एल डॉल के नाम से जानते हैं। एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ही ध्यान रखिएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट आपको मिलेगा नहीं कहीं, और ना ही अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मिलेगा।
तो एल डॉल में केवल आपको एल स्क्वायर याद रखना है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट ये सब आते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपका प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, ग्रेचुइटी ये सब आते हैं। ठीक है, शेयरहोल्डर फंड निकालने के लिए बच्चों टोटल एसेट्स में से आप जो है टोटल डेट्स माइनस कर दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, या फिर टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर दीजिए। ये तो 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका देखिए, आप नॉन करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर दीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो से, तो भी आपका शेयरहोल्डर फंड आ जाएगा। और प्रोप्राइटरी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल एसेट से, तो भी आपका शेयरहोल्डर फंड आ जाएगा। ये 5 फॉर्मूले समझ में आ गए। उसके अलावा ये याद रखिएगा कि जो आपका शेयरहोल्डर फंड होता है इसे इक्विटी भी कहा जाता है, और बैलेंस शीट की ये लायबिलिटी साइड का, बल्कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का सबसे पहले हेडिंग हुआ करता है। इसके सबहेड्स होते हैं SRM, S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व सरप्लस और M फॉर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स आपके कोर्स में है नहीं, तो उसके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। शेयर कैपिटल याद रखिएगा, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दोनों होते हैं। इनकी हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल दी जाती है, ठीक है, ना कि ऑथराइज ना इशूड। और सब्सक्राइब भी एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। यानी कि कॉल्स इन अरियर अगर होगा तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में से माइनस हो गया होगा। उसके अलावा फॉरफिट शेयर्स जो होते हैं वो भी शेयरहोल्डर फंड का पार्ट होते हैं। रही बात रिजर्व्स की, इसके अंदर कैपिटल रिजर्व आपका आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आता है, जनरल रिजर्व आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है और अदर रिजर्व और साथ साथ प्रॉफिट आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है, इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसे हम डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, बिकॉज ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी कहलाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, बिकॉज क्लोजिंग ओपनिंग से अगर बड़ा होगा तो वो आपका इंक्रीज इन इन्वेंट्री कहलाएगा, और अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस होता है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस अपने आप में ही ओपनिंग स्टॉक प्लस जो है नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक के इक्वल हुआ करता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर सकते हो, या फिर आप जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, या फिर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, एक और फॉर्मूला भी है आपका ये। तो इतने सारे फॉर्मूले बच्चों आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कोई नहीं बताने वाला, और इसको सुनते रहिए, आपको सुन सुन के ही याद हो जाएगा। और ये सब लॉजिक से बनाए हुए फॉर्मूले हैं, मैंने कोई याद नहीं कर रखे फॉर्मूले, और ना ही आपको याद करने पड़ेंगे। सिंपल लॉजिक लगाइए, आपको मिल जाएंगे सारे आंसर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना होगा, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। अगर आप उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालना चाहते हो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों माइनस करने पड़ेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप उसे नेट प्रॉफिट से निकालना चाहते हो, तो आप नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दीजिए, आप तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, और तो और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डायरेक्ट निकालना हो और आपको ऑपरेटिंग रेशियो पता है, तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कर दीजिए, तो भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर RFO माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। करंट रेशियो निकालते समय बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लूज टूल्स या स्टोर्स एंड स्पेयर्स दे रखे हैं, तो उनको करंट एसेट्स में से माइनस करना जरूरी होता है। ये जो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स होते हैं, इनको इन्वेंट्री वाली हेडिंग के अंदर शो किया जाता है, ये भी इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं।
बट करंट रेशियो के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको करंट एसेट में कंसिडर नहीं किया जाता, दैट्स वाई इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द करंट एसेट्स वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो। लेकिन अगर आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि होता है CA माइनस CL, उस समय आपको लूज टूल को करंट एसेट से माइनस नहीं करना है, उनको इंक्लूड करके ही करंट एसेट में उनको इंक्लूड करके ही आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करना है और करंट लायबिलिटी निकालनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स दे रखा है तो उसे आप लायबिलिटी में कंसिडर मत करिएगा, उसको डेटर में से माइनस कर दीजिएगा वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो, ठीक है। और एक और खास बात, जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे होंगे तो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स को इग्नोर करना होता है, प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर को भी इग्नोर करना होता है वाइल कैलकुलेटिंग द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है बच्चों। तो करंट रेशियो निकालते समय तो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स को आपको डेटर में से माइनस करना है, ठीक है, उसे करंट लायबिलिटी कंसिडर नहीं करना है। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते समय उसको आपको इग्नोर करना होता है, ठीक है, उसे डेटर में से माइनस नहीं करना होता है उसको और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर को।